हेलो गाइस, कैसे हैं आप। चलिए बेटा, मैं योगेश कुमार, केमिस्ट्री का बॉस। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ एंटी एरोमेटिसिटी, ठीक है, और नॉन एरोमेटिसिटी। जो हमने कल वीडियो बनाई थी बेटा, उसमें मैंने आपको बताया था एरोमेटिसिटी के बारे में, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान क्या होती है, उसके टाइप वगैरह, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे आपको पता है कि ये एरोमेटिक के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, नाम से ही पता लग रहा है। तो पहला पॉइंट, इन कंपाउंड के बारे में आपको ध्यान रखना बेटा कि ये सबसे मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मोस्ट अनस्टेबल, पहला पॉइंट क्या है इनके बारे में कि ये मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड है बेटा, ठीक है ना। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब RT, रूम टेम्परेचर पर ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। और क्लियर बात होगी। अब बेटा, इसकी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंडीशन क्या है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये अनस्टेबल होने का क्या रीज़न है इनका, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है बेटा, देखो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए पहली कंडीशन वही है बेटा कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपन चेन कंपाउंड होंगे आपके, वो कभी भी आपके एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे, ठीक है ना। साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड नंबर पे क्या था बेटा, प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो ये एरोमेटिक की भी कंडीशन थी। प्लेनर का मतलब रिंग में सभी कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और जो थर्ड कंडीशन है बेटा, वो ये है कंप्लीट कंजुगेशन। यहाँ भी कंप्लीट कंजुगेशन आपका होना चाहिए, ठीक है ना। कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है। और बेटा, नंबर 4 कंडीशन होती है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या है कि कंपाउंड के अंदर जो आपका कंपाउंड है, कंपाउंड शुड हैव, कंपाउंड शुड हैव 4n, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर n क्या है, एक नंबर है जो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिखा जाता है। क्लियर होगा। अब देखिए बेटा, अगर इन नंबर को हम इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिलता है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है ना। और बेटा यहाँ पर मिलता है हमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पे मिलता है हमें 16 पाई इलेक्ट्रॉन मिलता है, और यहाँ मिलता है हमें 20 पाई इलेक्ट्रॉन मिलता है। क्लियर है। तो इनमें से कोई भी नंबर अगर आपको मिलता है कंपाउंड में, और ऊपर वाली कंडीशन सारी की सारी आपकी फुलफिल होती हैं, तो वो कंपाउंड आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा बेटा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये होगी कंडीशन, और अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बेटा इसमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में, तो आप देखेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक ये कंपाउंड है, ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, क्या ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो बेटा, साइक्लिक भी है ये, और इसमें देखो कंप्लीट कंजुगेशन भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और बेटा, सारे कार्बन के ऊपर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 भी है। और इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन बताए थे, दो डबल बॉन्ड है तो कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। क्या होगा ये, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर होगी बात। अब ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था कि ये अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं ये, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल एट RT, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा, आपके क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो आपके नीट में या जेईई मेंस में कोई क्वेश्चन आएगा कि बताइए रूम टेम्परेचर पर कौन सा कंपाउंड अनस्टेबल होता है, तो आप एंटी एरोमेटिक को लगाएंगे बेटा, ठीक है ना। स्टेबिलिटी का तीनों का ऑर्डर की अगर हम बात करें तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में आते हैं बेटा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। चलिए, अब इनकी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का रीज़न क्या है। अच्छा, ये जो अनस्टेबल हैं ये किसकी वजह से होते हैं अनस्टेबल, आप देख के बहुत हैरान हो गए, ड्यू टू कॉन्जुगेशन। ड्यू टू कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब रेजोनेंस कह सकते हो। मतलब ये एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा जिस जो रेजोनेंस की वजह से क्या होते हैं, डीस्टेबलाइज होते हैं, ठीक है ना। देखो, रेजोनेंस में क्या होता है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है।
और डीलोकलाइजेशन हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाता है, रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाती है बेटा। लेकिन एकमात्र ऐसे कंपाउंड होते हैं ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो रेजोनेंस की वजह से अपने आप को कंफर्ट नहीं महसूस करते, ठीक है ना। अपने आप को क्या महसूस करते हैं, ये अनस्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है ना। और इनकी अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है, रेजोनेंस। और ऐसा रेजोनेंस में क्या हुआ कि बेटा ये अनस्टेबल हो गए। तो देखो अनस्टेबल का एक रीज़न और ये भी होता है कि कंजुगेशन की वजह से या डीलोकलाइजेशन की वजह से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल कैसे हो गए, जबकि रेजोनेंस तो या डीलोकलाइजेशन हमेशा क्या करती है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो उसका रीज़न ये होता है बेटा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इसमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स आर प्रजेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रजेंट इन एंटी बॉन्डिंग। तो ये आप केवल इसको याद कर लीजिए, डायग्राम बना के मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है ना। एक्चुअल में होता क्या है, आपने एमओटी पढ़ी है बेटा कि जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़्यादा तो वो कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है ना। वो मॉलिक्यूल या आयन कैसा हो जाता है बेटा, अनस्टेबल हो जाता है। और अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का होना उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। तो यही रीज़न है बेटा। अगर कभी कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको सही कर सकते हो। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं ना वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रहते हैं बेटा, ठीक है ना। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होने की वजह से क्या होता है बेटा, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये हाईली एनर्जी वाले हो जाते हैं, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, ये हाईली एनर्जी वाले हो जाते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। तो हाईली एनर्जी की वजह से तुम जानते हो बेटा, एनर्जी बढ़ने से क्या होती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और यही रीज़न होता है कि ये कंपाउंड क्या होते हैं आपके, अनस्टेबल होते हैं। ये तो बात होगी बेटा इनके रीज़न की। तो रेजोनेंस की वजह से दिक्कत है इनको। अब रेजोनेंस की वजह से दिक्कत है, कंजुगेशन इसमें प्रेजेंट है, तो ये कोशिश करते हैं अपने कंजुगेशन को ख़त्म करने की, ठीक है ना। ये कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ जरूर करेंगे, ठीक है ना, कि ये अपने आप को स्टेबल कर लें, ठीक है। अब वो क्या करेंगे बेटा इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का। ये लीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक, देखो ये कंपाउंड है, आप इसको बताएंगे कि ये एंटी एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। ये लीजिए, देखो बेटा साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, और बेटा इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये भी आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ये भी क्या है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। देखो पॉजिटिव कार्बन के ऊपर भी sp2 हाइब्रिडेशन है, सभी जगह बेटा कैसा है, sp2 हाइब्रिडेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन मैंने आपको सिखा रखा है, इसकी मेरी वीडियो है, आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी बेटा, ये देखिए ए ये हो गया हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पर। ये देखिए ये हमारे पास एग्जांपल हो गया, ये हमने यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया और यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया। तो यहाँ भी आप देख रहे हो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, तो ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया आपका। क्लियर है। तो इस तरह से आप एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान कर सकते हो बढ़िया तरीके से बेटा, ठीक है ना। तो कोई भी कंपाउंड आए तो अगर उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है और सारी कंडीशन है ठीक फुलफिल है एंटी एरोमेटिक वाली, तो एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये किस वजह से अनस्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से, ठीक है ना। किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। तो ये करते क्या बेटा, अब ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं आपके, एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, इनकी दो प्रॉपर्टी होती है। क्या, मान लो जैसे ये कंपाउंड है मेरे पास में, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या है आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें एंटी एरोमेटिक है। तो ये क्या करेगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो क्या होती है, डाइमराइजेशन। ये डाइमराइजेशन कर लेंगे, डाइमराइजेशन, और डाइमराइजेशन करने के बाद में ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा लेंगे। कैसे, डाइमराइजेशन कैसे होगा, देखो ये दो कंपाउंड हो गए यहाँ पे इस प्रकार से, ये दोनों एंटी एरोमेटिक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा देखो,
ये पाई इलेक्ट्रॉन बेटा टूट जाएगा, इसका होमोलाइसिस हो जाएगा, इसका भी होमोलाइसिस हो जाएगा यहाँ से। और होमोलाइसिस होने के बाद में क्या बनेगा, देखो ये इस तरह से बन जाएंगे आपके, यहाँ पे डॉट बन जाएगा फ्री रेडिकल, यहाँ पे डॉट बन जाएगा, ठीक है ना। और बेटा इसी प्रकार से यहाँ भी डॉट बन जाएगा, ये डॉट बनेगा फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, ये कंबाइन हो जाएंगे, डायमराइजेशन कर लेंगे, और इस तरह का कंपाउंड आपका यहाँ पर बन जाएगा। ये देखो ये बन गया आपका ए, यहाँ बन गया आपका ये कंपाउंड इस तरह से, ये देखिए ये बन गया, ये देखिए ये बन गया। अब ये कंपाउंड जो बना है बेटा, ना तो ये एरोमेटिक है, देख लो यहाँ पे कंजुगेशन भी नहीं है, और यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन होगा, प्लेनर भी नहीं है बेटा ये, है ना। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, जो कंपाउंड ना तो बेटा एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये आपके, ये एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ध्यान रखो। उसके बाद में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, और सबसे लास्ट में होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कैसे पहचान होगी, जो कंपाउंड ना तो एंटी एरोमेटिक हो ना ही एरोमेटिक हो, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर है। तो बेटा ये जो होती है, इनका क्या हुआ, ये डायमराइजेशन के द्वारा अपने आप को स्टेबल करते हैं। ये जो रिएक्शन होती है, आप फ्री रेडिकल का जो फॉर्मेशन करते हैं आप जानते ही हैं, कोई सनलाइट वगैरह इसमें पास करोगे होमोलाइसिस करते हैं, कोई आप नॉन पोलर सॉल्वेंट पास करोगे तो ये यहाँ से टूट जाते हैं बॉन्ड, होमोलाइसिस करके फ्री रेडिकल का बनाएंगे, ये आपके कंबाइन होकर क्या बना लेंगे यहाँ पे, इस प्रकार से डायमराइजेशन करते हैं। तो डायमराइजेशन के द्वारा इन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया। तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है गाइस, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए बेटा एक और प्रॉपर्टी होती है इनकी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, ध्यान रखेंगे कि ये रिएक्शन कर लेते हैं मेटल के साथ में, किसके साथ में, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। ये किसके साथ में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद मेटल, और मेटल के साथ में रिएक्शन करके क्या करते हैं, ये अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। कैसे, देखिए अब मान लीजिए जैसे मेरे पास में एक्टिव मेटल, मेटल भी कैसी होनी चाहिए, एक्टिव मेटल होनी चाहिए। एक्टिव मेटल का मतलब होता है कि भाई जैसे हमारे पास सोडियम है, हमारे पास पोटेशियम है, हमारे पास आयरन है, हमारे पास कैल्शियम वगैरह है, मैग्नीशियम है, इस प्रकार की, ठीक है, ये एक्टिव मेटल होती हैं। चलिए बेटे अब देखते हैं किस प्रकार से एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं। देखिए बेटा मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्लियर है। दो प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको। पहली प्रॉपर्टी थी डायमराइजेशन, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे। देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ में कर दूं, किसके साथ कर दूं, इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कर दूं ईथर की प्रेजेंस में, तो ये किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, देखो यहाँ पे होगा क्या बेटा, ये यहाँ पे अपने आप को बदल लेगा इस प्रकार से, ये वाला कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, ये देखिए भाई ये जो कंपाउंड बना है नया, जैसे ही सोडियम के साथ रिएक्शन करते हो ईथर की प्रेजेंस में, ये तो बन गए, इसके पास में कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, अरे ये तो बेटा कैसा कंपाउंड बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। और एरोमेटिक कंपाउंड तो क्या होते हैं, स्टेबल। तो यानी कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या करते हैं, ये डायमराइजेशन के द्वारा ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में बदल जाते हैं। ये मेटल के साथ में रिएक्शन करके गाइस किस में बदल जाते हैं, बोलो एरोमेटिक कंपाउंड में बदल जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे आ गए। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो था आपका, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किस प्रकार से, कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा इस एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ठीक है, पहले अनस्टेबल था, फिर क्या होगा, स्टेबल होगा। तो देखो बच्चों समझते हैं इस वाली बात को। ये जो हमने 2 सोडियम यहाँ पे लिए हैं बेटा, ये सोडियम जो लिए हैं, ये इनका आयनाइजेशन होगा, और आयनाइजेशन होने के बाद में बेटा क्या होगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज करेगा। बात आई समझ में। सोडियम ने क्या किया गाइस, अपना आयनाइजेशन करके 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब देखो होता क्या है, ये जो आपने लिया था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर ये होगा कि इसका होमोलाइसिस फिर हो जाएगा बेटा। ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आ जाएगा गाइस, और 1 इलेक्ट्रॉन गाइस यहाँ पर आ जाएगा। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा गाइस। देखो इस प्रकार से यहाँ पर एक ये फ्री रेडिकल आप बना लोगे, बना लिया, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल बनाने के बाद में क्या होगा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ जाएगा।
तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव के पास क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। तो एक्चुअल में अब ये जो कन्वर्ट हो गया है गाइस, ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया, देखो यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये बन गया बेटा यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है कि मैकेनिज्म समझ में आ गई? आई होप कि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। तो मेटल के साथ में, सोडियम के साथ में, पोटेशियम के साथ में रिएक्शन अगर कर रहे हो तो ऐसे केस में क्या होता है गाइस, ये अपने आप को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेता है। एक रिएक्शन और कराता हूँ, देखो। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे ये एग्जांपल लिया मैंने, ये देखिए, क्लियर है, प्लस, और मैं यहाँ पे लेता हूँ बेटा 2Fe प्लस, ध्यान से देखो 2Fe+3, ठीक है ना, फेरिक, ये क्या है, फेरिक, ये कैटायन है मेरे पास। और बेटा यहाँ पर पता है क्या बनता है गाइस, देखो यहाँ बनता है इस प्रकार से। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Fe+3 के साथ में अगर करते हो किसी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन, तो बेटा वो भी क्या होगा, देखो ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब सवाल ये आता है कि ये किस प्रकार से कन्वर्ट हो गया। देखिए बेटा ये ऐसे कन्वर्ट हुआ है बेटा, इसकी मैकेनिज्म क्या है, चलिए देखिए। इसकी मैकेनिज्म ये है कि ये आपका, ये जो आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड था, ठीक है ना, ये वाला, इसको देखिए, ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका क्या करा आपने, होमोलाइसिस किया। और होमोलाइसिस करने के बाद में आपने क्या किया, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लिया गाइस, कर लिया, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है बेटा, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ में, 2Fe+3 के साथ में, किसके साथ में, 2Fe+3 के साथ में। तो +3 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी ये ले लेगा, आगे समझ में। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो देखो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव आएगा और यहाँ भी एक पॉजिटिव आएगा। और गाइज ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा Fe+2 में। क्लियर है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं एक आपको बहुत ही सुपर एग्जाम्पल कराता हूँ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का, जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए ये है हमारा आज का सुपर एग्जाम्पल, ठीक है। तो सुपर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का, और ये बहुत एग्जाम में, नीट की बात करें, प्रीवियस ईयर में, या जेईई मेन की बात करें, एडवांस की बात करें, ये सभी में पूछा जा चुका है बेटा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब ये कंपाउंड है, देखिए गाइस, आपको बताना है कि ये किस प्रकार का कंपाउंड है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ये लो, ये देखिए, ये हो गया आपका इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए बेटा, इसको पता है हम क्या बोलते हैं, ये कोट के नाम से बड़ा फेमस होता है, कोट, तैरने वाला कोट नहीं है ये, कौन सा है, इसका नाम होता है बेटा साइक्लो ओक्टा, बोलो, टेट्रा इन, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए गाइस कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, या नॉन एरोमेटिक है। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं ऑप्शन बना देता हूँ आपको, आप बताएंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा, या बी में अगर हम बात करें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ये, या बेटा सी की अगर हम बात करें कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, AAC, या डी में हमने लिख दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा नहीं है। आप बताइए, सोचिए ज़रा 30 सेकेंड, और सोचने के बाद में लगाइए कि ये किस प्रकार का कंपाउंड होगा। तो बेटा ये कंपाउंड अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर हम देखें तो ये साइक्लिक भी है बेटा, प्लेनर भी है, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे 2 4 6 8, इसमें 4 डबल बॉन्ड हैं, तो बेटा इसमें कितने हो गए, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो भैया 8 पाई इलेक्ट्रॉन आते ही एकदम दिमाग में आता है कि ये तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, शुड भी हो सकता है ना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। तो बच्चा क्या करेगा, तुरंत यहाँ पे लगा देगा सी पे, नहीं बेटा ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है ना, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का एक्सेप्शन है। एक्चुअल में होता क्या है, ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वो अपने आप अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा लें बेटा। तो एक्चुअल में क्या है,
जो इसकी एक्चुअल शेप जो होती है बेटा वो ये वाली होती है इस प्रकार से। देखो ध्यान से देखो, ये इस वाली शेप में पाया जाता है, ये वाली। एक डबल बॉन्ड यहाँ आता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ आता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ आता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ आता है। तो बेटा ये नॉन प्लेनर हो गया। क्यों? क्योंकि रिंग जो है, देखो प्लेनेटरी का मतलब ये भी होता है कि रिंग की शेप में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो एक्चुअल में ये कैसी शेप बन गई बेटा? ये ट्यूब जैसी शेप बन गई आपकी। तो ये एकमात्र एग्जाम्पल है जिसको आप याद रखेंगे कि ये एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्यूब शेप में। तो इसको हम कहते हैं बेटा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? इसका आ गया बेटा हमारा आंसर बी हो गया। तो इसको याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। एकमात्र यही एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन आप इसी को याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसको बता देंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा? चलिए बेटा, अब देखिए आपको क्या करना है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बेटा कोई भी कंडीशन नहीं होती है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती है, ठीक है ना। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान क्या है बेटा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो ना तो एंटी एरोमेटिक हो, ना ही क्या हो बेटा आपके नॉन एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक हो। जैसे इस कंपाउंड की हम बात करें, इन कंपाउंड की हम बात करें बेटा, और इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये किस प्रकार के कंपाउंड हैं, इनकी आप पहचान करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे जो कंपाउंड है बेटा ये कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। नॉन एरोमेटिक ऐसे कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑल दीज कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये सभी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ बेटा इसके, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए तो ये एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए कोई इस तरह का क्वेश्चन आ गया, देखो ये देखिए, ठीक है। ये कोई कंपाउंड है बेटा, और इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है यहाँ पे? एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या ये? एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो उसकी एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन कर दो, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 4-5 कंपाउंड आपको देगा, उसकी मेटल के साथ में रिएक्शन कराएगा, बताओ किस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस उसी में इवॉल्व होती है जो जिसका कंपाउंड स्टेबल होगा, जो एनआयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ से H+ अगर आप निकालोगे देखो, तो इसकी रिएक्शन आप करोगे किसके साथ में? पोटेशियम के साथ में करिए, के साथ में रिएक्शन करोगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा बेटा, और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या बन गया ये गाइस? ये तो एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन गया, और ये तो एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। मतलब ये एनायन तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन वहाँ से ही निकलता है बेटा, बढ़िया बोलो, वहाँ से ही निकलता है जिसका एनायन क्या हो? ज़्यादा स्टेबल हो। तो ये तो एरोमेटिक बन गया, ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत अच्छा है एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास में। से एक और देखते हैं बेटा एग्जांपल, ये देखिए यहाँ से हम देखते हैं किसमें हाइड्रोजन गैस सबसे बढ़िया निकलेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गया यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया, ये यहाँ से एक H यहाँ पर ये है, और एक H बेटा यहाँ पर ये है। तो आप ले लीजिए 2K, 2 पोटेशियम ले लीजिए, तो ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है ना। तो टूटने के बाद में जो बनेगा गाइस वो ये बनेगा, ठीक है। देखिए एक नेगेटिव यहाँ गया, एक नेगेटिव यहाँ गया, और इस कंपाउंड को ध्यान से देखो बेटा, 2 4 6 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, हैं? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? एरोमेटिक। तो यहाँ से भी क्या निकल जाएगी आपकी? H2 गैस निकल जाएगी। अब मुझे ये बताइए इन दोनों में से सबसे बढ़िया एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? नीचे वाला। कंजुगेशन ज़्यादा है बेटा, तो किस में हाइड्रोजन गैस जल्दी निकलेगी? इसमें निकलेगी। और ये कंपाउंड जो आपको पहले था ये कैसा था आपका? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था। कैसा था ये? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में भी एक टेंडेंसी होती है कि वो भी मेटल के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल के एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए बेटा एक और देखते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए, ये लो,
क्या यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी? चलो के साथ रिएक्शन करो, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा बेटा, और देखो यहाँ पर जो एनायन बनेगा वो ये बनेगा, जो एनायन आपका बनने वाला है उसको देखिए गाइस, बोलो क्या यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी? या किस किस में एरोमेटिक कंपाउंड बन रहे हैं? तो पहले वाले में एरोमेटिक कंपाउंड बना है, दूसरे में एरोमेटिक कंपाउंड बना, तीसरे में तो भाई देखो नाश हो गया है, 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया बच्चों। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, जो कि क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्लियर है? बात आ रही है समझ में भाई? बात आ रही है? चलिए एक एग्जांपल और करा देता हूँ मैं आपको। देखिए मान लीजिए मेरे पास, तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं। ये देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, और मैं इसकी 2K के साथ में रिएक्शन करता हूँ गाइस, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और एक नेगेटिव यहाँ बनेगा, एक नेगेटिव यहाँ बनेगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, और भैया 6 पाई इलेक्ट्रॉन गाइस, ये तो एरोमेटिक बन गया। क्या बन गया? ये एरोमेटिक। तो यहाँ भी इससे भी हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी। क्लियर है? तो बात आ गई समझ में? तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी मेटल के साथ में रिएक्शन करके एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान रखेंगे इसको। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, एरोमेटिक भी, एंटी एरोमेटिक भी और नॉन एरोमेटिक भी। ठीक है? वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। ठीक है? चलिए।